अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खरीद से होंगे, ठीक ठाक होंगे। गुज़श्ता वीडियो मैंने आपको बताना था कि यूनान से इटली की जो बाई रोड डेंकी होती है वो किस तरीके से है, लेकिन वो नहीं कर सका क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी थी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यूनान से जो इटली की बाई रोड डेंकी लगती है उसका क्या तरीक़ाकार है और आपके पास कितने पैसे निकलने हैं। तो बहुत सारे डैंकर ऐसे हैं जो आपको पहले ही बता देते हैं कि आपने अपना सामान लेना है, सामान के साथ आप अपने साथ एक चाकू ले लें, अपने साथ एक डंडा ले लें, ये आपको रास्ते में काम आएगा। तो ये जब आप लेके जाते हो थोड़े से आप डर जाते हो, फिर आपको कहता है कि सेल्फ डिफेंस के लिए रास्ते में अगर कोई ऐसा हादसा पेश आ गया तो आप लोगों ने एक्टिव, कुछ डैंकर ऐसे होते हैं जो पहले ही बता देते हैं कि रास्ते में इस तरह का हादसा हो सकता है, आप लोगों ने तैयार रहना है, आप लोगों ने एक ग्रुप में रहना है, आप लोगों ने अलग अलग नहीं होना। अगर इस तरह का कोई हादसा आए तो उस पर आपने किस तरीके से रिएक्ट करना है। तो आपके पास डंडे का होना, या चाकू का होना, या छुरी का होना ज़रूरी है। तो जब आप ये मकदूनिया का बॉर्डर क्रॉस करते हो, आपको क्योंकि एजेंट ये कहते हैं आपने 2 घंटे पैदल चलना है। जिस तरह इस्तांबुल से आपको एजेंट कहते हैं कि आपने यूनान की जो डंगी लगानी है आपको मैक्सिमम 2 घंटे पैदल चलना है, हमारी टैक्सी आ जाएगी। इस तरीके से आपको दोबारा डील करते हैं। डेंगर यहाँ पे भी होगा, एजेंट यहाँ पे भी होगा, उसने आपसे बोलना झूठ ही है, वो आपको सच्ची बात कभी भी नहीं बताएगा, यूनान में भेज देना है। तो कुछ टैंकर ऐसे होते हैं जो दोबारा ही बॉर्डर पे स्टे करते हैं, स्टे करने के बाद दिन गुजारने के बाद रात को दोबारा वो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। और कुछ टैंकर ऐसे होते हैं कि वो वापस सोलोनिकी आ जाते हैं, तो 1-2 दिन बाद दोबारा ट्राई करते हैं। तो अगर आप लोग खैरियत के साथ मकदूनिया में इंटर हो चुके हैं, आपने जो एजेंट की रिहाइश है जिसे सेफ कहते हैं वहाँ पे पहुँच चुके हैं, वहाँ पे आप लोगों ने हो सकता है एक दिन, वहाँ पे ज़्यादा दिन स्टे करवाते नहीं हैं, वहाँ पे हो सकता है आपने दिन को स्टे कर दें, रात को वहाँ से वो आपको सर्बिया के लिए ले जाएँ। आपने 1 दिन या 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन स्टे करते हैं, वहाँ से निकलने के बाद वो आपको सर्बिया के बॉर्डर की तरफ लेके जाएंगे। अब सर्बिया के बॉर्डर के पास आपको गाड़ी से उतार के, वो भी पैदल सफ़र इस तरह का ही है, तो वो जब आपने क्रॉस कर दें वहाँ पे इस तरह के हादसा आपके साथ पेश आ सकते हैं, कोई काफिला आ सकते हैं आपको लूटने के लिए। तो आपने वहाँ पे अपना मेंटली तौर पे तैयार रहना है, बिल्कुल चाको चौबंद रहना है। और जहनी तौर पे आपने इसके साथ ये भी रखना है कि आपको 12-14 घंटे पैदल सफ़र करना पड़ सकता है। बहुत कम ऐसा होता है कि आपको 2-3 या 4 घंटे पैदल सफ़र करना होता है, आगे एजेंट की गाड़ी आ जाती है, लेकिन ये बहुत कम केस में होता है। ज़्यादातर केस ऐसे ही होते हैं कि आपको 15-16 घंटे 18 घंटे पैदल चलना पड़ता है। तो जब आप लोग सर्बिया का बॉर्डर क्रॉस करते हो, सर्बिया का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद एजेंट की गाड़ी आ जाएगी, या आपने सारा सफ़र पैदल करना है तो नज़दीकी गाँव होगा, वहाँ पे एजेंट का घर होगा, तो वो आपको अपनी सेफ में ले जाएगा। जब आप एजेंट की सेफ में जाते हो तो वहाँ पे कुछ लड़कों की डील होती है सिर्फ सर्बिया तक, वो एजेंट के साथ डील करते हैं यूनान से सर्बिया के लिए 400 यूरो में या 500 यूरो में। ये मुख्तलिफ उनके रेट हैं, जहाँ पे आप लोग फंस जाएँ उन्होंने आपके साथ डील फाइनल कर लेनी है। ये 700-800 यूरो से शुरू होंगे, 400-500 में ये आपके साथ फाइनल डील कर लेंगे। कुछ लड़के सोलोनिकी से, यूनान से जो है डायरेक्ट बोस्निया तक की डील करते हैं, कुछ लड़के सर्बिया तक की डील करते हैं कि सर्बिया जाके हमने, अगर ये डैंकर अच्छा हुआ तो इसी के साथ हमने आगे डैंकी लगा लेनी है, नहीं तो किसी और के साथ। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमने डायरेक्ट इसी लड़के के साथ जाना है, ये बोस्निया के लिए। तो जब आप सर्बिया पहुंच जाते हैं, सर्बिया के लिए आपके पास मैक्सिमम जो अमाउंट होती है वो 500 यूरो या 600 यूरो, इससे ज़्यादा नहीं है आपको यूनान से सर्बिया तक जो आपने पे करना है। अब कुछ लड़के यहाँ तक पे करते हैं, कुछ लड़के डायरेक्ट सोलोनिकी से डील करते हैं, थोड़ा कोऑपरेट करते हैं, जितने भी ये रेफ्यूजीज होते हैं इनको खाना दे दिया, इनकी थोड़ी हेल्प कर दी, इनको रास्ता बता दिया। जब आप लोग ब्याज कैंप जाते हो, अब यहाँ पे आपकी जलालत असल शुरू होने वाली है। अब यहाँ पे 2 कैंप हैं। एक कैंप सरकारी है, अगर आप लोग सरकारी कैंप में इंटर हो जाओ, किसी न किसी तरीके से आपका कार्ड बन जाए, फिर तो आप लोग लकी हो। क्योंकि सरकारी कैंप इस तरह होता है कि वहाँ पे अंदर कंटेनर लगे हैं, हर कंटेनर में 5 से 6 लड़के होते हैं, वहाँ पे बेड लगे हुए हैं, आपको खाना टाइम पे मिल जाएगा, वॉशरूम है, टॉयलेट है, सब कुछ है, वहाँ पे थोड़ी सहूलियात हैं। लेकिन वहाँ पे एंट्री बहुत मुश्किल है। आजकल तो ये समझ लेना नामुमकिन वाला केस है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना भरा हुआ है, तो वहाँ पे एंट्री हो ही नहीं सकती। तो फिर लड़के जो होते हैं ये बाहर जंगल में अपना कैंप लगाते हैं, टेंट लेके जाते हैं, टेंट लगाते हैं, उस टेंट के अंदर रहते हैं। या वहाँ पे एक फैक्ट्री है जो कि काफ़ी पुरानी है, वो खाली है, तो उस पर इन्होंने पाकिस्तानियों ने, या जितने भी रेफ्यूजीज इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, वहाँ पे ये लोग स्टे करते हैं, वहाँ पे खाना पीना बनाएंगे, वहाँ पे इन्होंने अपने अंदर खैमे लगाए हुए हैं, तो वहाँ पे रह रहे हैं। इतनी मुश्किल ज़िंदगी है बोस्निया में कैंप की कि आप लोग सोच नहीं सकते। इन दिनों जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो कौन सा अजाब झेल रहे हैं, ये लोग आप सिर्फ सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि यार वो वहाँ पे कैसे रह रही हैं। हम लोग इस्तांबुल में रात को काफ़ी ठंड होती है, कम्बल के बावजूद हमें ठंड लग रही होती है, लेकिन वो लोग बोस्निया में जंगल में हैं, एक टेंट लगाया हुआ है, उस टेंट के अंदर रह रहे हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि इन दिनों स्नोफॉल भी हो रही होगी वहाँ पे। अब बर्फ़बारी में अगर आप लोगों ने टेंट लगा के जंगल में रह रहे हैं, वहाँ पे टॉयलेट का इंतज़ाम नहीं है, किचन नहीं है, खाने पीने का कोई नहीं है, बर्फबारी हो रही है, आपके पास कोई अच्छा पहनने के लिए कपड़ा नहीं है,
आप उस टेंट में बैठे हुए हैं, वहाँ पे आपने सोना है। तो अगर आपको वाशरूम जाना हो तो आपके लिए कितना बड़ा अजाब है, आपको खाना बनाना हो तो आपके लिए कितना बड़ा अजाब है। वही छोटा सा टेंट होता है, उसी के अंदर फिर वो खाना बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत बुरे हालात हैं, लड़के बीमार होते हैं, मेडिसिन के लिए पैसे नहीं होते, और खारिश से उनका बुरा हाल होता है। अच्छे कपड़े नहीं होते उनके पास, बैठने के लिए सही जगह नहीं होती है। गर्मियों में तो चलो ठीक है, आप लोग गुजारा कर लेते हो, जंगल है, हवा लगेगी आपको, आप किसी जगह बैठे हुए हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सर्दियों में किस तरह के हालात हैं वहाँ पे, और वहाँ पे रहना। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने डंकी लगाई है मुसलसल, एक डंकी लगाई, दो लगाई, 10-10, 12-12 डंकियाँ लगा चुके हैं। एक लड़के से मेरी बात हुई थी, उसने 49 डंकियाँ लगाई थी इटली के लिए, और वो पकड़ा गया था, फिर वापस आ गया। अब वो कहते हैं मैंने 2 साल हो चुके हैं यहाँ पे हूँ, और 49 दफ़ा मैंने ट्राई की है। अब तो मुझे सारे रास्ते पता है, लेकिन लक मेरा साथ नहीं दे रही है। मैं सल्वीनिया से पकड़ा जाता हूँ, क्रोएशिया से पकड़ा जाता हूँ, जब भी मैं आगे निकलने की कोशिश करता हूँ। मैं 2 दफ़ा इटली के बॉर्डर के बिल्कुल करीब से पकड़ा गया था, और वहाँ से वापस आया। अब आप लोग ये नज़र लगाएं, बोस्निया से लेकर इटली तक का जो सफ़र है, ये तकरीबन पैदल जो है ये 20-22 दिन गए, 24 दिन भी लग जाते हैं आपको। आप 20-22 दिन मुसलसल पैदल चलते हो, पहाड़ों से होते हुए, जंगलात से, नदी नालों से, भूख प्यास के साथ आप अपनी मंजिल के सामने जाओ, और वहाँ से आर्मी आपको पकड़ के वापस आपके ज़ीरो पॉइंट पे भेज देते, आप पे क्या गुजरेगी। अब बोस्निया में लड़के जब जाते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के एजेंट होते हैं। आपने जो पैदल गेम करनी है उसमें आपके साथ 1500-1800 डील करनी शुरू होंगे, 1800-900 तक आपके साथ फाइनल कर देंगे। इसमें आप लोगों ने अपना पूरा भारी भरकम बैग तैयार करने हैं, बैग तैयार करके 20 दिन का राशन उसमें डालना है। तो आप लोगों ने जंगलों से, पहाड़ों से होते हुए आपने इटली जाना है। और कुछ लड़के होते हैं जो आपको कहते हैं हम टैक्सी की गेम कराएंगे, जो सबसे बकवास है। टैक्सी की गेम होती नहीं है, ये आपको सारा पैदल सफ़र कराते हैं। बीच में 15-20 मिनट आपको टैक्सी में बिठा के सफ़र करवा देते हैं। आपको कहते हैं ये टैक्सी की गेम है, ये आपसे 2000, 4000, 2500, 4500, जहाँ भी आप इसकी बातों में आ जाएं, ये आपसे डील फाइनल कर लेंगे कि हम आपकी टैक्सी की गेम करवाएंगे। ये 5000 से शुरू होते हैं, 4500, 3500, 2500, 3000, जहाँ पे भी आप लोग इनकी बातों में आ गए तो ये इन्होंने कहना है ये फ़ाइनल है। तो ये आपकी गारंटी रखवा लेंगे यूनान में या पाकिस्तान में। अब आप लोगों ने जब एक दफ़ा गारंटी इनकी डन करवा दी, आपने एक ट्राई लगाई है, 2 ट्राई लगवाई है आपने, अगर आप लोग वहाँ पे पकड़े गए हैं। टैक्सी की गेम मोस्टली ऐसा होता है पकड़ी जाती है, क्योंकि इनके जो रास्ते होते हैं, जिन रास्तों से आपको लेके जाते हैं, वहाँ पे अक्सर आर्मी वाले पकड़ लेते हैं, पकड़ के वो वापस भेज देते हैं आपको बोस्निया में। अब आप लोग फंस जाते हो। अगर आपने यूनान में गारंटी दिखाई, आप तो मुकम्मल फंस गए। वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, आपने हमारे साथ, हमने तो ऑलरेडी आप पे खर्चा किया है, हमारी गाड़ी गई थी, बंदे गए हैं, तो आप लोग ना इस साइड पे ना उस साइड पे। मतलब आपका सीन वो होता है कि आसमान से गिरा खंजूर पे अटका। अगर आपने गारंटी वापस लेनी है तो उन्होंने खामखाई आपके पैसे बीच में से 500 या 800 यूरो काट लेने हैं कि हम आपको लेके गए, हमारा खर्चा हुआ है। तो बोस्निया के जो कैंप है, यहाँ पे रहना बहुत बड़ी ज़लालत है। अब बोस्निया से लड़के जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं, यहाँ बोस्निया तक पहुँचना इतना मुश्किल काम नहीं है, पहुँच जाते हो। असल डंकी आपकी अब यहाँ से शुरू होगी, असल इम्तिहान आपका यहाँ से शुरू होगा, बोस्निया से लेके इटली तक का जो सफ़र है ये वाला। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब आप बोस्निया पहुंच जाते हो तो बोस्निया से फिर आगे आपका जो इटली का सफ़र है ये किस तरह का है, किन किन मुल्कों से हो कि आप लोग इटली पहुंचते हो, रास्ते में कौन कौन से मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे फौरी तौर पे आपकी कंप्लेन कर देते हैं, आर्मी पकड़ के आपको वापस ले आती है। पानी कहाँ पे हैं, कौन से कंट्रीज़ की बॉर्डर जो लगते हैं जहाँ पे आपने नहर क्रॉस करके इंटर होना है, कहाँ पे आपको एहतियात करनी है। अगर आप लोग फाइनली डंकी प्लान कर रहे हो, या आप लोग इस वक्त यूनान में हो या तुर्की में हो, आप लोग डंकी लगाना चाह रहे हो इटली की, तो किस तरह की एहतियात आपको करनी चाहिए, कौन से पहाड़ हैं जहाँ से हो के आपको गुजरना पड़ेगा, पूरी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। कोशिश करूंगा मैं आपको उन लड़कों से भी मिलवाऊँ जो लड़के डंकी लगा गए हैं, उनके क्या तसुरात हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, वो सारा आपके साथ शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बोस्निया से इटली की डंकी। जब आप इटली पहुँच जाओगे तो वहाँ से आगे फिर आपको किस तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ सकते हैं इटली पहुँचने के बावजूद, और आपको क्या करना चाहिए। पूरी डिटेल वीडियो नेक्स्ट होगी, उसमें बात करूँगा। तब तक के लिए अपने और अपने आसपास के लोगों को ख्याल रखिए, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।